हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्रय लागतें और विक्रय लागतों की स्थिति में फर्म का संतुलन किस तरीके से होता है। तो बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं और इस पूरे के पूरे चैप्टर पे हमने 8 वीडियो बनाई हुई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इनमें से जिन वीडियो पे स्टार लगा हुआ है वो हमारी प्राइवेट वीडियो है और जिन वीडियो पे टिक लगाया है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, और जिन पे स्टार लगा है और जिन पे टिक लगा है वो सारी की सारी वीडियो हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगी। तो अगर आप यूजी की तैयारी कर रहे हैं, पीजी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही काफी सारे कोर्सेज हैं जो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में बच्चों हम विक्रय लागतों पे ही फोकस करेंगे। विक्रय लागतें क्या होती हैं? देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि एक फर्म को उत्पादन का जो प्रक्रिया है उसको 2 स्टेप्स में हम बांट सकते हैं। एक तो वस्तु को उत्पादन करने तक और दूसरा है वस्तु को उत्पादन करने से वस्तु की विक्रय करने तक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि टीवी है, तो टीवी फैक्ट्री के अंदर बनता है और टीवी का उत्पादन हो जाता है। उसके बाद ग्राहक तक उसको कई सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है, मॉल्स के अंदर स्टोर रूम बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें खर्च करनी पड़ती है। तो जो चीजें उत्पादन तक खर्चा की जाती है उसे बोलते हैं उत्पादन लागत, और उत्पादन के होने के बाद और बिक्री के बीच में जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं विक्रय लागतें। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एकाधिकारी जो है वो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, देखिए उत्पादन होने के बाद तो बिक्री होगी नहीं, बिक्री को बढ़ाने के लिए उसे कई तरीके के प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, कमीशन देना पड़ेगा, सेल्समैन की नियुक्ति करनी पड़ेगी, साथ ही साथ उसको फ्री सैंपलिंग भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको टीवी पर या रेडियो पर या किसी और माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। तो इस पर जो खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं विक्रय लागत। यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में फर्म अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में विक्रय लागतों पर व्यय करती है, जैसे विज्ञापन हो गया, कमीशन हो गया, उपहार हो गया, वितरण हो गया, फ्री सैंपलिंग हो गया। इन सब पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं बच्चों विक्रय लागतें। देखिए विक्रय लागतें की जो होती है वो इस 2 मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहला ये है कि विक्रय लागतों द्वारा उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता को बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पे अपना एडवर्टाइजमेंट करता हूं अपने कोर्स से रिलेटेड कि भाई मैं कोर्स सेल करता हूं, तो मैं इसलिए तो विज्ञापन कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज किया जा सकता है। अगर मैं ये मान लूं कि जिस व्यक्ति को जहां पढ़ना है वो वहीं पढ़ेगा, फिर तो कोई विज्ञापन करेगा ही नहीं। भाई मान लीजिए आप देखिए बहुत सारे टूथपेस्ट हैं जो विज्ञापन करते हैं, ठीक है, वो यही मान के तो करते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो हमारी तरफ आ जाएगा, जो अपने वर्तमान प्रोडक्ट से खुश नहीं होंगे। तो सबसे पहली मान्यता यह है कि रुचि और प्राथमिकता जो है उपभोक्ता की उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी मान्यता ये हम मान के चल रहे हैं कि बाजार में क्रेता को उसकी प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता को पूरी जानकारी नहीं है वस्तु के बारे में, तो उसको जानकारी प्रदान करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। यानी कि मैं जब भी विज्ञापन करूंगा, देखिए हर व्यक्ति एक सेलर है, मैं भी एक सेलर हूं, मैं अपने कोर्स को सेल करने की बात कर रहा हूं। तो जब मैं विज्ञापन करूंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि जो उपभोक्ता है जो इकोनॉमिक्स के कोर्स ढूंढ रहा है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। दूसरा मैं ये मान के चलूंगा कि हो सकता है किसी को मेरे बारे में नॉलेज ही ना हो, तो उस तक नॉलेज पहुंचाने के लिए भी मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो जो नॉलेज पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है और दूसरा रुचि और प्राथमिकता बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। तो देखिए ये मांग वक्र है, मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये मान लीजिए मांग वक्र है, ठीक है। तो विज्ञापन लागतों के 2 प्रभाव पड़ते हैं। एक तो मांग वक्र का जो ढाल है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो मांग वक्र है, देखिए इस स्थिति का मतलब ये हुआ कि इस तरीके का मांग वक्र जो है वो बन जाता है। यानी कि अगर हम कीमत में कमी करें तो हमारी मांग नहीं बढ़ेगी, लेकिन यहां पे अगर हम कीमत में थोड़ी सी भी कमी करते तो देखिए मांग में जो वृद्धि है वो कई गुना ज्यादा होगी। यानी कि ये बिना विज्ञापन के है, बिना विज्ञापन के, और ये है विज्ञापन के साथ।
तो यहां पे जैसी हमने कीमतों में कमी की, आप देखिए जब विज्ञापन के साथ जब हमने मांग को बढ़ाने की कोशिश की तो मांग जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ी। यानी कि ये तो वृद्धि कीमत में कमी की वजह से हुई है, लेकिन ये वाली वृद्धि जो हुई है वो मांग के ढाल में परिवर्तन की वजह से हुई है। दूसरा, मान लीजिए ये मांग वक्र है, मान लीजिए ये मांग वक्र है, तो विज्ञापन के द्वारा इस मांग में को वक्र को राइट की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा उपभोक्ता मानता है। यानी कि मांग में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि समान कीमत पे भी मांग को बढ़ाया जा सकता है विज्ञापन करके। तो ये दो स्थितियों को उपभोक्ता मान के चलता, सॉरी विक्रेता मान के चलता है। विक्रेता ये मान के चलता है कि विज्ञापन करने से मांग वक्र के ढाल में परिवर्तन आएगा, और जिसको कि हम सूचनात्मक विक्रय लागतें बोलते हैं। और दूसरा मांग वक्र जो है वो अपनी स्थिति को बदल लेगा, जिसको मैनिपुलेटेड सेलिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये बच्चों दो वजह हैं जिसकी वजह से विज्ञापन किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि विज्ञापन लागतें और विक्रय लागतें दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। विक्रय लागतें क्या होती हैं और उत्पादन लागतें क्या होती है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि वस्तु के उत्पादन पर किया गया खर्च, जैसे कच्चा माल, बिजली, कर्मचारियों को वेतन, इसके अलावा और भी कई तरीके के खर्चे होते हैं, किराया होता है, ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो वस्तु के उत्पादन के लिए एक फर्म को करना पड़ता है, वो उत्पादन लागत के अंदर आता है। और उत्पादन होने के बाद वस्तु की बिक्री तक बहुत सारे खर्चे होते हैं, भंडारण है, पैकेजिंग है, यातायात है, ठीक है, इन सब पे जो विज्ञापन पे खर्चा करना पड़ता है, इन सब पे जो खर्चा किया जाता है उसे विक्रय लागतें बोलते हैं। तो विक्रय लागतें में उत्पादन से पहले होता है, बाद में होता है, सॉरी, और उत्पादन लागत उत्पादन से पहले होती है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्पादन लागत उपयोगिता क्रिएट करती है, क्योंकि जब वस्तु क्रिएट होगी तभी तो उपयोगिता क्रिएट होगी। मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तभी तो किसी ना किसी के लिए उपयोगिता क्रिएट हो रही है, यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। और जो विक्रय लागतें होती हैं वो मांग को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। यानी कि विक्रय लागतें किस लिए बनाई जाती है, मांग क्रिएट हो जाए, और उत्पादन लागत इसलिए बनाई जाती है ताकि उपयोगिता क्रिएट हो जाए। इसके अलावा उत्पादन लागत में वृद्धि से पूर्ति में वृद्धि होती है। देखिए उत्पादन लागत होती है वो पूर्ति को बढ़ाती है, क्योंकि उत्पादन होगा तभी तो वस्तु की सप्लाई बढ़ेगी। और जो विक्रय लागतें होती है वो वस्तु की मांग में वृद्धि लाती हैं। तो विक्रय लागतें, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि मांग बढ़ जाए, फ्री सैंपलिंग इसीलिए की जाती है ताकि मांग बढ़ जाए, ठीक है बच्चों। इसके अलावा उत्पादन लागत की पर जो राशि है जो उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि कितना उत्पादन की लागत आएगी ये डिपेंड करता है कि आप जो वस्तु बेच रहे हो उसकी मात्रा कितनी आप जो वस्तु उत्पादन करना चाहते हो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। जबकि जो विक्रय लागतें हैं जो आप बिक्री के लिए खर्च करोगे वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप जो वस्तु है उसकी नेचर किस तरीके का है, प्रकृति किस तरीके की है, ठीक है, वस्तु का कितने प्रतिस्थापन है, वस्तु की क्वालिटी क्या है, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी मात्रा में विज्ञापन करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्पादन लागतें आर्थिक कल्याण को बढ़ाती हैं, क्योंकि उत्पादन होगा तो लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस में वृद्धि होगी। लेकिन जो विक्रय लागतें होती हैं वो आर्थिक उत्पादन को एक साथ में वृद्धि नहीं करती हैं। तो बच्चों ये कुछ बेसिक अंतर है जो आपको लर्न होने चाहिए ये जानने के लिए कि उत्पादन लागत और विक्रय लागतों में क्या अंतर है। एक और कंसेप्ट है जो हम अगली वीडियो में अगला जो डायग्राम बनाएंगे उसमें हम यूज करेंगे बच्चों, वो है औसत विक्रय लागत वक्र। देखिए औसत विक्रय लागत वक्र इस तरीके का होता है, मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं, इस तरीके का, एवरेज सोशल कॉस्ट। अब आप देखेंगे तो ये एवरेज सोशल कॉस्ट बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एवरेज कॉस्ट होता है, लेकिन इसके कारण अलग अलग हैं। मैं कारण के बारे में बात करूंगा। चैम्बरलिन के अनुसार एएससी वक्र जो है वो यू आकार का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत में देखिए जब आप विज्ञापन करते हो या विक्रय लागतें खर्च करते हो, विज्ञापन नहीं बोल रहे हैं, विक्रय लागतें बोल रहे हैं, मैं यही लिख देता हूं बच्चों, मैं इससे रहता हूं। हाँ, मान लीजिए आपने विक्रय लागतें पर खर्च किया 20%, मान लीजिए 20% खर्च किया, ठीक है, यानी कि आपने अपनी इनकम का बजट का 20% किया, तो इससे जो बिक्री में वृद्धि होगी वो होगी ज्यादा, 50%। यानी कि शुरुआत में क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप विक्रय लागतों को बढ़ाते हो तो आपका जो उत्पादन, जो बिक्री है वो तेजी से बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी एवरेज सोलिंग कॉस्ट यानी कि एक वस्तु के उत्पादन तक की जो कॉस्ट है वो लगातार घटती है। और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक आपकी जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है वो घटती रहेगी। लेकिन एक बिंदु पर आने के पश्चात क्या होता है,
आपकी जो विक्रय कॉस्ट है, वो बिक्री की जो लागतें हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं, जबकि बिक्री जो है वो आपकी कम बढ़ती है। दोबारा समझ लीजिए, एवरेज सेलिंग कॉस्ट तब तक गिरता रहेगा जब तक बिक्री की जो लागतें हैं, यानी कि बिक्री पे तो जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो अनुपातिक रूप से कम हो और बिक्री में जो वृद्धि हुई है वो अनुपातिक रूप से ज्यादा हो। जिस स्थिति में ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि विक्रय लागतें ज्यादा हो जाएंगी लेकिन बिक्री में उतनी वृद्धि नहीं होगी, तो एवरेज सेलिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती लगेगी। लेकिन बच्चों, हर चीज की एक लिमिट होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी विज्ञापन करके बिक्री को बढ़ा लोगे, एक समय के बाद बिक्री जो है वो इस तरीके से सीधी तो नहीं, लेकिन हाँ सीधी की तरह इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल सीधा तो नहीं होता, लेकिन हाँ बिल्कुल सीधे की तरह, लगभग सीधे की तरह बन जाती है। यानी कि एक सीमा के पश्चात बिक्री अनुपातिक, ये तो हमने करा दिया। अंततः विक्रय लागतें एक वर्टिकल रेखा के रूप में बन जाती है, जिसको कि हम सैचुरेटेड पॉइंट भी बोलते हैं। यानी एक समय ऐसा आ जाता है जब आप विज्ञापन पे कितना भी खर्च करो पर बिक्री में वृद्धि नहीं होती है। यानी कि आरंभ में बिक्री में अनुपातिक वृद्धि विक्रय लागतों में वृद्धि से अधिक होती है। प्रारंभ में जो बिक्री में वृद्धि होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से किंतु एक सीमा के पश्चात बिक्री में अनुपातिक वृद्धि बिक्री लागतों में वृद्धि से कम होती है। तो यानी कि ये इस वजह से जो आप कह सकते हो यू शेप का होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं। अगली वाली वीडियो में डायग्राम के थ्रू बताएंगे किस तरीके से जो फर्म है वो संतुलन करती है एवरेज जब उसकी विक्रय लागतें होती हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो बच्चों, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम समझते हैं कि किस तरीके से फर्म जो है वो संतुलन प्राप्त करती है विक्रय लागतों की स्थिति में। तो सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि विक्रय लागतों के कारण कीमत और मांग दोनों में वृद्धि होती है, क्योंकि जो विक्रय लागतें हैं वो उत्पादन लागत को बढ़ाएंगी। उत्पादन लागत बढ़ेगी तो डेफिनेटली कीमत भी बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको समझना है कि विज्ञापन लागतों का जो उद्देश्य होता है वो मांग वक्र को दाईं ओर शिफ्ट करना होता है। ठीक है, यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट करना होता है। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। मान्यता इसलिए क्योंकि हर कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। तथा विक्रेता के जो लाभ है उसमें भी वृद्धि होती है। तो बच्चों, दो तरीके की कॉस्ट होती है। एक होती है एवरेज सेल्स कॉस्ट या एवरेज सेल्स कॉस्ट, यानी कि औसत विक्रय लागत। ठीक है, इसके अलावा एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, औसत उत्पादन लागत, दोनों को जोड़ के एवरेज कॉस्ट बनती है। एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे एसीपी बोला गया है, उत्पादन की औसत लागत। बात वही है, एसी बोल दो, एसीपी बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, यानी कि मैं आपको एक बार डायग्राम से बना देता हूँ। देखिए, समझ लीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए आप 100 यूनिट का उत्पादन कर रहे हो। ठीक है, 100 यूनिट का उत्पादन करने से आपकी जो उत्पादन लागत है, मान लीजिए वो आ रही है पर यूनिट 50 रुपये या 60 रुपये, और आपने जो विज्ञापन किया है वो 40 रुपये का आ रहा है। अब 100 यूनिट उत्पादन करने के बाद आप क्या करोगे, इसको नहीं चेंज कर रहे हो। उत्पादन लागत तो एक हो गया तो हो गया, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हो तो आपकी जो लागत है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये वृद्धि किसकी वजह से हुई है? ये वृद्धि हुई है एवरेज सेलिंग कॉस्ट की वजह से, औसत उत्पादन की औसत लागत की वजह से, सॉरी औसत विक्रय लागत की वजह से हुई है। यानी कि एवरेज कॉस्ट की तरह, अगर मान लीजिए ये हमारा एवरेज कॉस्ट है यू शेप का, तो इस तरीके से एवरेज कॉस्ट बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर एवरेज सोशल मैं नहीं बोल रहा हूं, एवरेज सेल्स कॉस्ट बढ़ती है, औसत विक्रय लागत बढ़ती है। पूरे कंसेप्ट को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। डायग्राम में हमने ये माना है, हालांकि संतुलन वही होता है जहां MC बराबर MR है, लेकिन चित्र क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए MC इक्वल टू MR हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम प्रॉफिट दिखा देंगे आपको। मैं आपको दो डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये हमारा डिमांड कर्व है जिसको AR बोल रहे हैं, ये हमारा MR कर्व है। संतुलन वही होगा, ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हम इस कर्व को नहीं डाल रहे, इस कर्व को नहीं डाल रहे, केवल इस कर्व को डाल के आपको दिखा रहे हैं ये वाला, यानी कि जो कर्व है वो हमारा ये वाला हम हटा रहे हैं, ठीक है, और ये वाला हटा रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से कर्व नजर आएगा जो हमारा कर्व होगा। तो मैं बना देता हूं आपको, पहला डायग्राम मैं बना के दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है जो कि विज्ञापन करने के बाद है इनिशियली, और इस स्थिति में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, मान लीजिए ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। इस स्थिति में जो उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि OQ हम आउटपुट लेवल पर हैं, और ये जो स्थिति है A और B, ये हमारे प्रॉफिट को दिखा रहा है, जिसको कि हम बोल रहे हैं अपना लाभ। AB इसको बोल देते हैं C और D, ठीक है, ये हमारा लाभ है।
ओके बच्चों, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मतलब जब हमारा प्रारंभ में उत्पादन का स्तर कितना है, उत्पादन का स्तर है OQ, और इस पर जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो हो रहा है ABCD। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्या होता है कि उत्पादन जो फर्म है वो अपनी बिक्री लागतों पर खर्चा करती है, तो बिक्री लागत पे खर्चा करने से क्या होगा, ये जो डिमांड कर्व है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब केवल डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ऐसा तो नहीं होता, कॉस्ट में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब जो कॉस्ट है मान लीजिए वो इस तरीके से हमारी एवरेज कॉस्ट है। अब उत्पादन का जो बिंदु है वो मान लीजिए ये वाला है, यानी उत्पादन का स्तर अब पहले से ज्यादा हो गया है जो कि Q1 के बराबर है, और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का हिस्सा देखिए कितना होगा, जो हमारा यहां से लेके और ये वाला हिस्सा, क्योंकि आप देखिए ना ये वाला हिस्सा आ गया, तो ये सारा का सारा हिस्सा हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है, ये वाला सारा हिस्सा। ठीक है, इसको नाम भी दे देते हैं, इसको हमने बोल देते हैं E बोल देते हैं, इसको F बोल देते हैं, इसको G बोल देते हैं, इसको H बोल देते हैं। यानी कि इस स्थिति में जो कीमत थी वो थी OC, और या आप कह सकते हो AQ, और जो एवरेज कॉस्ट थी वो थी हमारी BQ, और जो कुल लाभ था वो था हमारा ABCD। लेकिन जब हमने विक्रय लागत को बढ़ाया, इससे क्या हो गया, जो मांग वक्र है उसमें वृद्धि हुई, मांग में वृद्धि होकर क्या हो गया, ये D से D1 हो गया। अब देखिए ये हमने इसको D बोल देते हैं, इसको D1 बोल देते हैं। उत्पादन जो है, उत्पादन में वृद्धि हुई, और ये OQ से OQ1 हो गया। कीमत में भी वृद्धि हुई, कीमत में वृद्धि कितनी हुई, कीमत पहले OC थी, अब कितना हो गया, OG हो गया, यहां से लेके यहां तक कीमत है। और लाभ में भी वृद्धि हुई, पहले लाभ था हमारा ABCD, अब हम लिखेंगे लाभ में HGF और E, यानी कि टोटल मिलाकर लाभ में भी वृद्धि हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए हम और विज्ञापन पर खर्चा करते हैं, तो विज्ञापन पर खर्चा करने से ये मांग वक्र और ज्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए ये D2 हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से मान लीजिए जो प्रॉफिट है वो और बढ़ जाता है, यानी कि यहां पे Q2, और ये वाला हमने लिख दिया M, यानी कि ये जो लाभ है, थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं, जो लाभ है उसमें और वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि डायग्राम ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो बढ़ती है तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारा जो लाभ है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी, तो कंसेप्ट तो बच्चों यही है, पूरा का पूरा समझाने की कोशिश तो यही की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।